गुड डे गर्ल्स एंड वेलकम। न्यूट्रिशन रिलेटेड पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स के तहत ही आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, यानी रक्ताल्पता रोग निरोधक कार्यक्रम। ठीक है। पोषण संबंधी रक्ताल्पता एक गंभीर सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या है। हालांकि रक्ताल्पता संपूर्ण देश में व्यापक रूप से उपस्थित है, परंतु प्रजनन योग्य आयु की महिला और बच्चों को ये विशेष रूप से प्रभावित करती है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 50% से अधिक महिलाएं इस रक्ताल्पता या एनीमिया की शिकार रहती हैं। लौह लवण और फॉलिक एसिड की कमी से होने वाली रक्ताल्पता सीधे प्रत्यक्ष रूप से 20% मात्र मृत्यु दर के लिए जिम्मेदार है। समय से पहले जन्म, जन्म के समय कम वजन और प्रसवकालीन मृत्यु आदि समस्याओं का अधिक मात्रा में पाया जाना भी प्रमुख रूप से इसी एनीमिया का ही परिणाम है। रक्ताल्पता के दौरान व्यक्ति की कार्यक्षमता घट जाती है, फलस्वरूप उसका उत्पादन भी घट जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी तरह के शारीरिक कार्य के समय ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, लेकिन एनीमिया के रोगियों में रक्त की ऑक्सीजन संवहन की क्षमता घट जाती है। अतः शारीरिक श्रम करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन उपलब्ध न होने के कारण व्यक्ति की कार्यक्षमता घट जाती है। प्रोसेस कैसे होता है? देखिए, जो रक्ताल्पता है यानी कि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी, और जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो शरीर को जो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन प्रदान करना। तो जब हीमोग्लोबिन कम है तो शरीर के जो ऊतक है उनको भी कम मात्रा में हम ऑक्सीजन दे पाएंगे, और जब शरीर को के ऊतकों को ऑक्सीजन ही कम मिलेगी तो उनकी शारीरिक कार्य करने की क्षमता है वो भी अपना कम हो जाएगी। एनीमिया से पीड़ित महिलाओं में वृक्क यानी किडनी, गर्भाशय और मूत्र मार्ग का संक्रमण भी अधिक देखा गया है। इतने भयंकर परिणाम देखे जाने के बाद भी लोग एनीमिया के उपचार के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, और इसको एज इट इज़ हमने स्वीकार किया हुआ है कि महिला है तो इसके अंदर एनीमिया होना स्वाभाविक है। वहीं जन्म लेने वाले बीमार और अस्वस्थ शिशुओं का भी हमारे यहाँ पर कोई बहुत अच्छा भविष्य नहीं है। और इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय पोषण जनित एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया, यानी न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। यहाँ पर हम पहले ये जान लें कि लोहे के प्रमुख स्रोत क्या हैं, और जब तक हमको स्रोत नहीं पता होंगे तो हम उसकी एनीमिया की को हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे, लोह तत्व की आवश्यकता की पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं लौह लवण के मुख्य स्रोत की। लौह लवण प्रमुख रूप से मांसाहारी जो इतने भी भोज्य पदार्थ है जैसे अंडा, मांस, लिवर और इसके अलावा सूखे मेवे में प्रमुख रूप से पाया जाता है। विभिन्न गहरे रंग की पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों, बथुआ आदि में भी ये काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके अतिरिक्त दालों में गुड़, खजूर, मुनक्का में भी लौह लवण के अच्छे स्रोत मिलते आते हैं। चुकंदर, अनार, इनको भी लौह तत्व का अच्छा स्रोत माना गया है। रक्ताल्पता के कारण क्या हैं या एनीमिया के जो कॉजेज हैं, यहाँ पर हम शॉर्ट में बात करेंगे क्योंकि यही सब चीज़ें हम जब एनीमिया को डील करेंगे, जब एनीमिया का चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर भी ये विस्तृत रूप में हम इनकी जानकारी लेंगे। तो यहाँ हम रक्ताल्पता के कारणों की बात करते हैं। तो रक्ताल्पता का प्रमुख कारण उपयुक्त आहार का न लेना है। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अपने भोजन पर ध्यान नहीं देती, जैसे कि वो घर के सभी लोगों के खाना खाने के बाद बचा हुआ खाना खाकर संतुष्ट हो जाती हैं।
कम गुणवत्ता वाले आहार, जैसे आहार में घी, दूध, छाछ, दही, फल, दालें आदि की या तो कमी होती है या अनुपस्थिति होती है, जिसकी वजह से रक्त अल्पता जन्म लेती है। इसका कारण महिलाओं का स्वास्थ्य के प्रति सचेत न होना या निर्धनता दोनों हो सकता है। इसके अतिरिक्त बार बार गर्भ धारण करना और उसके बाद स्तनपान भी रक्त अल्पता को बढ़ावा देता है। कई महिलाएं गर्भावस्था और धात्री अवस्था में कई खाद्य पदार्थों को प्रतिबंधित कर देती है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, दूध, दही, अमरूद आदि, जिसकी वजह से भी इनके शरीर में उचित आहार के माध्यम से कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और इनमें लौह लवण मुख्य है। शहरों में तो नहीं, लेकिन अगर आप अपने पुराने लोगों से पूछेंगे और यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि कई चीज़ें वो गर्भावस्था में बंद कर देते हैं। जैसे अगर वो कहते हैं कि अगर आपने वाइट चीज़ों का प्रयोग यदि गर्भावस्था के दौरान किया तो वो सब चीज़ें जाकर के बच्चे के शरीर पर चिपक जाएंगी और बच्चे की स्किन वाइट हो जाएगी। इसी प्रकार से हरा नहीं खिलाते कि भाई हरा अगर हम खिलाएंगे तो बच्चा हरे रंग का पैदा होगा। तो इस तरह के कई मिथ्स हैं, कुछ हम ये कह सकते हैं अंधविश्वास है जिसको वो पालना करते हैं और उसमें गर्भावस्था के समय उनको पूर्ण आहार नहीं देते। और जब आप उसको गर्भावस्था में ही पूर्ण आहार नहीं देंगे तो निश्चित रूप से जो शिशु जन्म लेगा वो भी कई कमियों से ग्रसित होगा और आगे चलकर भी वो स्वस्थ बालक नहीं बन पाएगा। तो गर्भावस्था से ही हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। रक्त अल्पता के जो कुप्रभाव हैं वो हैं रक्त अल्पता के सबसे अधिक लंबे पाए जाने वाले लक्षण आँखों, हाथों, पैरों में पीलापन, थकान, कमजोरी आदि लक्षण अक्सर ही होते हैं, लेकिन हम इनको अनदेखा करते हैं। लेकिन इसके कई दुष्परिणाम होते हैं, जैसे रक्त अल्पता से शारीरिक वृद्धि और विकास भी बाधित हो सकता है। रक्त अल्पता शाला पूर्व बालक और स्कूल जाने वाले बच्चों में बुद्धिमत्ता की कमी को जन्म देती है, यानी कि उनका मेंटल डेवलपमेंट भी इस एनीमिया उसका एक कारण हो सकता है। एनीमिया से सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, यानी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अनेक प्रकार के संक्रमणों का आसानी से शिकार हो जाता है। एनीमिया में मांसपेशियां ऊर्जा का उपयोग उचित प्रकार से नहीं कर पाती, जिसके कारण व्यक्ति में कार्य शक्ति और शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, गर्भावस्था में रक्त अल्पता से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे बच्चे का पूर्व जन्म होना, समय से पूर्व, यानी मैच्योर पूरा नहीं होता बच्चा, प्री मैच्योर पैदा हो जाता है, और जन्म के बाद कई बार बच्चे की मृत्यु हो जाती है आदि कई उसके विकार हो सकते हैं। इसके अलावा रक्त अल्पता से शरीर की आंतरिक क्रियाओं पर भी काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है, जैसे अनेक हार्मोन क्रियाओं, उपापचयन क्रिया और आमाशय तथा आंतों की सामान्य क्रियाएं भी नकारात्मक रूप से उससे प्रभावित हो सकती है। तो इन सब से निपटने के लिए जो राष्ट्रीय पोषक रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया, जो न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस कार्यक्रम चलाया गया, वो क्या था? भारत में व्यापक रक्ताल्पता की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1970 में राष्ट्रीय रक्ताल्पता रोग निरोधी कार्यक्रम की शुरुआत की। बाद में इसकी कार्यप्रणाली आदि में कुछ बदलाव के बाद 1989 में इसका नाम राष्ट्रीय पोषण रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में संशोधित किया गया। यानी 1970 में तो इसका नाम था राष्ट्रीय रक्ताल्पता रोगी निरोधी कार्यक्रम, और बाद में इसका नाम दे दिया राष्ट्रीय पोषण रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उद्देश्य क्या थे? इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं और पूर्वशालीय बच्चों में एनीमिया की घटनाओं को कम करना। और प्रजनन योग्य आयु कौन सी है? 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक सामान्य तौर से हम रिप्रोडक्टिव एज मानते हैं। तो 15 से 45 वर्ष तक की महिलाएं और स्कूल पूर्व 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में एनीमिया की घटनाओं को कम करना। जननीय
आयु वर्ग की महिलाएं यानी रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं में विशेष रूप से गर्भवती और धात्री महिलाओं पर अधिक ध्यान इस कार्यक्रम के तहत दिया गया। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्य संपादित किए जाते हैं। देखिए कौन कौन से कार्य हैं। सबसे पहला है लौह तत्व युक्त खाद्य पदार्थों के उपयोग को बढ़ाने के विषय में लोगों को प्रेरित करना। तो सबसे पहला तो कि उनमें जागरूकता पैदा करनी होगी कि आपको ये इन पदार्थों के अंदर लोह पाया जाता है और ये लोकल लेवल पर अवेलेबल है, आपके गांव में शहर में सब जगह आसानी से मिल जाता है और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो आप इसका प्रयोग कम से कम गर्भावस्था और धात्री अवस्था में तो करें ही, और हालांकि इसको जीवन पर्यंत अगर आप लेती हैं तो बहुत अच्छा है, और कम से कम इन अवस्थाओं में लें ताकि आप एक स्वस्थ बालक को जन्म दे सकें। राइट, तो ये तो एक है जागरूकता का प्रचार प्रसार करना। दूसरा जो इसका कार्य है वो है लौह तत्व और फॉलिक एसिड युक्त टैबलेट का वितरण करना। तो इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आंगनवाड़ी के माध्यम से, हमने ICDS के अंदर देखा था, तो उसमें उसी का कार्य है कि लौह तत्व और फॉलिक एसिड युक्त टैबलेट उसमें वितरण की जाती है। एक पर्टिकुलर कोर्स दिया जाता है 15 से 45 वर्ष तक की आयु की महिलाओं या बालिकाओं को जो कि एनीमिया से त्रस्त हैं। इसी के साथ साथ गंभीर एनीमिया के रोगियों को अलग कर उनका उपचार करना, कि उनको पहले आइसोलेट करो, उनको अलग से आइडेंटिफाई करो और फिर उनका उपचार करो। इस कार्यक्रम का लाभ गर्भवती और धात्री महिलाओं के अतिरिक्त परिवार नियोजन अपनाने वाली महिलाओं और 1 से 5 वर्ष आयु तक के बच्चों को प्राप्त होता है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। देखिए वितरण प्रणाली, जब हमने कहा कि लौह तत्व और फॉलिक एसिड युक्त टैबलेट का वितरण करते हैं तो इसकी वितरण प्रणाली क्या है। देखिए इसमें लौह तत्व और फॉलिक एसिड युक्त गोलियां वितरित की जाती हैं। ये गोलियां 2 प्रकार की होती है। बड़ी गोली होती है जिसमें 60 मिलीग्राम लौह तत्व जो कि फेरस सल्फेट के रूप में होता है और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड उपस्थित रहता है, महिलाओं को दी जाती है। महिलाओं को भी 1 गोली प्रतिदिन के हिसाब से 100 गोलियां दी जानी चाहिए। माताएं जब अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए लेकर आती हैं उस समय उन्हें ये गोलियां दी जाती हैं। छोटी गोलियां बच्चों के लिए होती है जिनमें 20 मिलीग्राम लौह और 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड उपस्थित रहता है। 1 वर्ष में 100 दिन तक इनको खिलाने के लिए 100 गोलियां बच्चों को दी जा सकती है। ग्रोथ मॉनिटरिंग जो चार्ट है या रजिस्टर है उसका उपयोग इन गोलियों के रिकॉर्ड के लिए किया जा सकता है। बहुत छोटे बच्चे जो इन गोलियों को खा नहीं सकते उन्हें सिरप के रूप में यानी लिक्विड के रूप में भी लौह तत्व और फॉलिक एसिड दिया जाता है। 2 मिलीलीटर्स है ना, 2 मिलीलीटर सिरप से 20 मिलीग्राम लौह तत्व और 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की प्राप्ति होती है। तो बहुत छोटे बच्चों को तो 2 मिलीलीटर सिरप पिला दिया जाता है और बड़े बच्चे जो गोली ले सकते हैं उनको 20 मिलीग्राम लौह और 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की छोटी वाली गोलियां दी जाती है और महिलाओं को 60 मिलीग्राम लौह और 500 ग्राम फॉलिक एसिड की। इन गोलियों या सिरप का वितरण ANM या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में एनीमिया के कारण और बचाव के तरीके, लौह तत्व से युक्त खाद्य पदार्थों से परिचित करवाने के लिए पोषण शिक्षा भी जन सामान्य को दी जाती है। तो जहाँ पर हमने ICDS में पोषण स्वास्थ्य शिक्षा की बात की थी तो उसमें ये एक चैप्टर समझ लीजिए या एक ये टॉपिक समझ लीजिए वो निश्चित रूप से उसके अंदर होता ही होता है। और इसके बारे में शिक्षा जब दी जाती है तो महिलाओं को और किशोरियों को इसके बारे में जागृत किया जाता है। एनीमिया होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है इसके अंदर पोषक तत्वों की अपर्याप्त मात्रा। यदि आहार में लौह तत्व युक्त, फॉलिक एसिड युक्त या विटामिन B12 युक्त खाद्य पदार्थ कम मात्रा में लिए जाते हैं तो एनीमिया उत्पन्न हो सकता है। कुछ विशेष अवस्थाओं में जैसे गर्भावस्था, धात्री अवस्था, शिशु अवस्था और बाल्यावस्था में इन पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ी हुई रहती है। यदि इस समय अपर्याप्त मात्रा में ये पोषक तत्व लिए जाएं तो निश्चित रूप से एनीमिया उन लोगों को होगा ही होगा। एनीमिया होने के और भी कई कारण हैं गर्ल्स, जैसे कि एक्सीडेंट से भी हो सकता है, कोई सर्जरी से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मात्र न्यूट्रिशनल एनीमिया की, कि जब भोजन में या हमारे पोषण में जब इस प्रकार का आहार नहीं हो जिससे कि लौह तत्व हम प्राप्त करते हैं तब उससे जो उत्पन्न एनीमिया है
वो आपका न्यूट्रिशनल एनीमिया कहलाता है और उसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और ये किससे हो सकता है? लोह तत्व की कमी से हो सकता है, फॉलिक एसिड की कमी से हो सकता है, विटामिन B12 की कमी से हो सकता है और विटामिन B6 की कमी से हो सकता है। अलग अलग प्रकार के एनीमिया है, वो सारी डिटेल हम उस एनीमिया वाले चैप्टर में करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको ये जानना है कि अगर हमारे आहार में इन भोज्य तत्व और इन पोषक तत्वों की यदि कमी होगी, फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन B12, B6 की, तो उनमें एनीमिया होना स्वाभाविक है। दूसरा है, इसका एक कारण है अनुचित अवशोषण। भोजन में लिए गए लोह तत्व का बहुत ही कम भाग अवशोषित हो पाता है। एक सर्वेक्षण से यानी एक सर्वे से यह स्पष्ट हुआ है कि भारतीय आहार से लोह तत्व का अवशोषण मात्र 1 से 5% तक ही होता है। चावल की प्रमुखता वाले आहार से 5%, मिश्रित अनाज वाले आहार से 3% और गेहूं की प्रमुखता वाले आहार से 2% या इससे भी कम लोह तत्व अवशोषित होता है। कि आप कहेंगे कि हमने खा तो लिया, हमने तो इतना सारा आयरन लिया था, लेकिन हो सकता है कि उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा हो। भारतीय आहार में क्योंकि लोह तत्व की कमी नहीं रहती, किंतु अनुचित अवशोषण के कारण यहाँ एनीमिया का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। प्राणिज खाद्य पदार्थों से अवशोषण का प्रतिशत अधिक होता है और भारतीय आहार में प्राणिज खाद्य पदार्थों की न्यूनता दिखाई देती है। राइट, तो जितने भी वेजिटेटिव सोर्सेज हैं उनमें लोह की मात्रा तो अच्छी है, लेकिन उनका अवशोषण प्रतिशत कम है। ज़्यादा है किसमें है? जानतर पदार्थों में, लेकिन उनका हमारे यहाँ पर एक्सेप्टेंस ही कम है, लोग खाते ही कम है, लेते ही कम है। उसका एक कारण उनका महंगा होना भी हो सकता है, अवेलेबिलिटी भी हो सकती है और कुछ धार्मिक भी या सामाजिक कंस्टेंट भी उसके अंदर हो सकते हैं। तीसरा है अधिक हानि। क्या कारण? तीसरा हानि, यदि किसी कारणवश शरीर से रक्त की हानि होती है तब भी एनीमिया उत्पन्न हो सकता है। महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन के द्वारा और बच्चे के जन्म के समय लोह तत्व की हानि अधिक होती है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में दूध के माध्यम से शरीर से लोह तत्व की हानि होती है। गर्भावस्था में माता के शरीर से लोह तत्व गर्भ में जाता है, जिससे माता में लोह तत्व की कमी हो जाती है। गर्भावस्था में की हानि शरीर में लोह तत्व की कमी बता सकती है। रक्त के निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की हीनता होने पर जो लक्षण दिखाई देते हैं वे प्रारंभिक काल में इतने सामान्य होते हैं कि उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे थकावट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, काम करने पर व्यक्ति हाँफने लगता है, अनिद्रा, हृदय की धड़कन का बढ़ना, भूख न लगना आदि। और धीरे धीरे जब विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे आँखों के सफ़ेद भाग, नाखून और जीभ में पीलापन आ जाता है, सीने में दर्द होने लगता है, हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन की पूर्ति कम मात्रा में होने लगती है आदि बहुत सारे उसके लक्षण आपको दिखाई देते हैं। तो इनके बचाव के लिए हमें क्या करना है? प्रोफाइलैक्सिस के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के अतिरिक्त भी एनीमिया से बचाव और उपचार का ज्ञान जन सामान्य को होना अनिवार्य है। इसके लिए कई उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे आहारीय स्रोतों के द्वारा लोह तत्व, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, B6 अधिक मात्रा में लिए जाने चाहिए। प्राणिज खाद्य पदार्थों से न केवल लोह तत्व बल्कि पर्याप्त विटामिन B12 भी प्राप्त होता है। उसी तरह से हरी पत्तेदार सब्जियां, फलों, दूध आदि से भी फॉलिक एसिड की प्राप्ति कर सकते हैं। लोह तत्व के स्रोत में प्राणिज खाद्यों के अतिरिक्त कई वनस्पति पदार्थ भी हैं, जैसे मूंगफली, गुड़, कमल ककड़ी, पालक, चौलाई, सूखे मेवे, चना आदि। इनसे भी आप अधिक मात्रा में आयरन प्राप्त कर सकते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों की उपस्थिति में आहार में उपस्थित लोह तत्व का अधिक अवशोषण हो जाता है, यानी इसके अवशोषण को बढ़ाने के लिए हमें कुछ अन्य पौष्टिक पदार्थ लिए जाने चाहिए। जैसे लोह के अवशोषण को बढ़ाने के लिए विटामिन C युक्त खाद्य पदार्थों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अतः भोजन के साथ पर्याप्त नींबू, टमाटर, आंवला, अमरूद, संतरा, कच्चा आम आदि लेने पर भोजन में उपस्थित लोह तत्व अधिक अवशोषित होता है। कुछ खाद्य पदार्थ लोह तत्व के अवशोषण को घटा देते हैं।
यानी कुछ ऐसे हैं जो बढ़ा रहे हैं तो कुछ उसको घटा भी देते हैं। जैसे अधिक मात्रा में यदि चाय, कॉफ़ी, साबुत अनाज का चोकर वाला भाग का यदि हम उपयोग करें तो उससे आयरन की उपलब्धता या उसका अवशोषण कम हो सकता है। अतः इनका प्रयोग भोजन के साथ उचित नहीं है। यदि किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को लौह तत्व और फॉलिक एसिड के द्वारा फोर्टिफाई कर दिया जाए जो हर आय वर्ग और आयु वर्ग के द्वारा उपयोग में लाया जाता है तो एनीमिया के नियंत्रण में बहुत आसानी हो सकती है। नमक इसी तरह का एक खाद्य पदार्थ है। तो ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि एनीमिया के नियंत्रण के लिए नमक का फोर्टिफिकेशन किया जाए और यहाँ यही नमक बाजार में उपयोग के लिए उपलब्ध हो। फोर्टिफिकेशन जैसा कि आप जानते हैं आयोडाइज सॉल्ट तो आता ही है, तो उसको जो अभी जो नमक उपलब्ध है उसमें आयोडीन की मात्रा जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उसका फोर्टिफिकेशन कर दिया जाता है। तो अब ये प्लान चल रहा है कि उसी के अंदर आयरन का भी फोर्टिफिकेशन कर दिया जाए। और नमक चूँकि सभी जने खाते हैं और किसी न किसी रूप में हम उसको उपयोग करते हैं तो आयरन भी कुछ मात्रा में शरीर में पहुँचने की उसमें संभावना बढ़ जाती है। तो फोर्टिफिकेशन इसका एक तरीका हो सकता है। यदि खाना पकाने के लिए लोहे के बर्तनों का प्रयोग किया जाए तो भी आहार में लौह तत्वों की मात्रा बिना किसी प्रयास और खर्च के बढ़ जाएगी। हालांकि हम आजकल जिन बर्तनों का प्रयोग करते हैं तो कैसा उपयोग करते हैं, नॉन स्टिक का प्रयोग करते हैं या हमारी एल्यूमिनियम का या हिंडोलियम का या स्टील का। तो लोहे से बने बर्तनों में हम खाना पकाना पसंद नहीं करते क्योंकि उससे भोजन के स्वाद में थोड़ा सा अंतर आ जाता है जो कि हमारे द्वारा स्वीकार्य नहीं रहता और इसलिए हम उसमें नहीं बनाते। लेकिन यदि हम लोहे के बर्तनों में अगर भोजन पकाएं तो कुछ मात्रा में उससे लोहा हमारे शरीर में जा सकेगा। इस तरह से सतत पोषण शिक्षा का कार्यक्रम जारी रखते हुए पोषणहीनता जनित एनीमिया के नियंत्रण में सफलता हासिल की जा सकती है। तो रक्ताल्पता रोग निरोधक कार्यक्रम आपको समझ में आ गया। न्यूट्रिशनल अच्छे से देख लीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।